वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज़ हैं जिसे सोल्व करने वाले हैं। पिछला हमारा जो वीडियो था एमसीक्यू सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप जिन लोगों ने भी आंसर दिए थे सभी का आंसर सही था। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। और जो स्थापना है वो कब हुई थी आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 में। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आज का हमारा, नरसिंहम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, नरसिंहम समिति जो है भारत में 1991 में जब आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ था तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नरसिंहम समिति जो है उसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के साथ में संबंधित है। और कर सुधारों की अगर बात की जाए तो कर सुधारों के संदर्भ में एक मुख्य समिति जो है राजाचलैया समिति, उसका गठन किया गया था। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में नहीं दे रखा है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की जो घोषणा है वो कब हुई थी, 1995 में। और उसके बाद में 2002 में, 2006 में जैसे इनमें संशोधन किए गए थे। बैंकिंग लोकपाल योजना एक तरह से क्या है कि जो बैंकों में कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, अगर वो ग्राहकों की शिकायतें, समस्याओं का समाधान अगर समय पर अगर नहीं कर पाते हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों, अधिकारियों की जो शिकायत है, ऑनलाइन शिकायत जो है वो बैंकिंग लोकपाल के पास में भेज सकते हैं। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना में जितने भी आरबीआई की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, सहकारी बैंक हो गए आपके, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक के, वाणिज्यिक बैंक, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। अगला है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। ठीक है, बैंकों में जो ग्राहक है, ग्राहकों की सेवा में सुधार करने के लिए, उनकी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए अगर हम देखें तो 1991 में गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। तो अब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। देखिए, गोईपोरिया समिति के बारे में अभी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के जो कमजोर बैंक है उनका पुनर्जीवन करने के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा वर्मा समिति जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन के साथ में संबंधित हैं। अगला है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक। किसी भी देश में जो बैंकिंग प्रणाली होती है उसका संरक्षक कौन होता है, उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। ठीक है, यहाँ पे आपका है निजी क्षेत्र में नए बैंक, प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है उसको लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देश जो है सर्वप्रथम कब घोषित किया गया था। देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों का जो दौर है वो प्रारंभ हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, इनको प्रारंभ किया गया था। तो इसके बाद में पहले तो बैंक एक तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के होते थे, लेकिन 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ होने के बाद में निजी क्षेत्रों के बैंकों को भी लाइसेंस देना जो है वो प्रारंभ किया गया था।
तो जो इसके बारे में दिशा निर्देश हैं वो कब घोषित किए गए थे? 22 जनवरी 1993 को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जो आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ था 1991 से, तब से माना जाता है। ऑप्शन हमारा सी। उसके बाद में है भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें तो 14 बड़े जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भारत में? जुलाई 1969 में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया? तो बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था 1991 में। फिर उसके बाद में गोईपोरिया समिति है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने सिफारिश दी थी कि जो ग्राहकों की सेवा है उसमें एक तरह से सुधार किया जाए। वर्मा समिति का गठन किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनके पुनर्जीवन के लिए उन्होंने सिफारिशें की थी। तो इन तीनों समितियों का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधारों के साथ में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो लेन देन होता है वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन होता है। जब मौद्रिक प्रणाली, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विनिमय करते थे वो वस्तुओं के रूप में करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्तें थी वो कौन सी थी? कि इसका जो प्रयोग है वो सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है, लोगों की आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए। तो प्राचीन समय में अगर हम देखें वस्तुओं की मात्रा सीमित थी इसलिए लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो नए नए आविष्कार होने की वजह से लोगों की जो आवश्यकताएं वो एक तरह से क्या है? अनंत है। तो अनंत आवश्यकताओं के संदर्भ में वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कार्य नहीं करती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या है? आवश्यकताओं का सीमित होना, जो विनिमय का क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, और जो परंपरागत समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, ठीक है, उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीनों आवश्यक शर्तें हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के साथ साथ में लोगों ने, ठीक है, अर्थव्यवस्था में एक तरह से मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली है कहीं कहीं देखने को मिलती है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक तरह से सरल प्रणाली हम कह सकते हैं। इससे लोगों के बीच में आपसी सहयोग में वृद्धि होती है और आर्थिक असमानताएं होने के चांसेस जो होते हैं, ठीक है, आर्थिक असमानताएं वो नहीं पाई जाती हैं। तो तीनों होना चाहिए, ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, दोहरे संयोग का मतलब क्या हो गया? जैसे ए व्यक्ति हैं और बी व्यक्ति हैं, इनके बीच में अगर लेन देन होता है तो ए व्यक्ति के पास में अगर गेहूं है तो गेहूं की आवश्यकता बी व्यक्ति को होनी चाहिए, और बी व्यक्ति के पास में अगर घी है तो घी की जो आवश्यकता है वो ए व्यक्ति को होनी चाहिए। तभी क्या होगा? इनके बीच में लेन देन हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अगर ऐसा नहीं मिल पाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा? लेन देन नहीं हो पाएगा, ये कठिनाई होगी। वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है, वस्तु को हम छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांट सकते हैं, और सर्वमान्य मूल्य का जो एक तरह से अभाव पाया जाता है। ये तीनों एक तरह से क्या है? कठिनाइयां हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें? ठीक है, मुद्रा की अलग अलग अर्थशास्त्र ने जो परिभाषा दी है उसमें एक प्रचलित परिभाषा है कि मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का कार्य करे। ये जो परिभाषा वो किसके हैं? हार्टले विदर्स की है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य। ठीक है, व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं? लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है, लोग अपनी जो छोटी छोटी बचतें होती है उनको बैंकों के पास में जमा करा सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं? उसे अन्य लोगों को उधार देते हैं, ऋण देते हैं। तो साख नियंत्रण का जो कार्य है वो तो व्यावसायिक बैंक नहीं करती है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। दूसरे बैंकों को ऋण देने का कार्य ये भी केंद्रीय बैंक करता है। लेकिन यहाँ पे
पूछा हुआ है व्यावसायिक बैंक का कार्य कौन सा है। तो व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करते हैं इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिए, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से केंद्रीय बैंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, हमारा कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, ठीक है। भारत में जो व्यापारिक बैंक है, जैसे कि आपका स्टेट बैंक हो गया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी एक तरह से क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक है। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला है, व्यापारिक बैंक के शाखा निर्माण की निम्न में से कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है। व्यापारिक बैंकों के पास में लोगों की जो जमाएं आती हैं, उन जमाओं को वो उधार देते हैं। अगर 100 रुपए जमा है तो 100 रुपए से वो कई गुना क्या कर देते हैं, उस राशि को उधार दे देते हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में व्यापारी बैंक साख सृजन करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। तो साख निर्माण के लिए क्या जरूरी, एक तरह से इनमें से कौन कौन सी सीमाएं हैं, देश में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता पसंदगी, अगर लोग अपने को मुद्रा को नकद रूप में रखेंगे तो व्यापारिक बैंकों के साख निर्माण की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। देश में मुद्रा की मात्रा अगर कम है तो बैंकिंग क्षेत्र से लेन देन कम होगा, तो साख निर्माण एक तरह से क्या होगा, कम होगा। और अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें, ठीक है, ये भी एक तरह से साख निर्माण को प्रभावित करेगी। तो ये सभी जो हैं वो तत्व क्या करते हैं, साख निर्माण की सीमाओं के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, बिल्कुल सही है। भारत के संदर्भ में आरबीआई जो है वो सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक हम इसको कह सकते हैं। केंद्रीय बैंक जो होती है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय बैंक देश में जो बैंकिंग प्रणाली है, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको संचालित करता है, उनके ऊपर नियंत्रण करता है। तीनों कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी। अगला है, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, भारत में नोट का निर्गमन करता है। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। और जो विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं उसका संरक्षक कौन होता है, केंद्रीय बैंक। तो ये जो तीनों कार्य है वो केंद्रीय बैंक के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, ठीक। केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सी मुद्रा जारी करता है, जो चलन में मुद्रा होती है, नोट जो होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलन में जो मुद्रा होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, ठीक है। जो कागजी नोट होते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें। अगला देखिए, बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंकों से हुई है और यह किस भाषा से हुई है, ठीक है। तो बैंको जो शब्द हैं वो किस भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा का शब्द है। ऑप्शन हमारा ए। बैंक ऑफ वीनस की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी, इटली में, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हैं। वर्तमान समय में जो हम बैंकिंग प्रणाली देखते हैं, जो व्यावसायिक बैंक देखते हैं, उनकी स्थापना से पहले अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जो धन की आवश्यकता होती थी उसको उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो व्यापारी, महाजन, सोनार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। इसलिए इनको एक तरह से क्या कहा है, आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज कहा है। किसने कहा था, क्रॉथर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला देखिए, जनता का बैंक कौन सा है, ठीक है। जनता का बैंक मतलब जनता जिसमें अपना पैसा जमा करा सकती हैं, वापस निकाल सकती हैं। तो व्यापारिक बैंकों का जो संबंध होता है वो जनता, आम नागरिकों के साथ में होता है, ठीक है। हम लोग अपना जो खाता है वो व्यापारिक बैंक में खुलवाते हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंकों के पास में हम अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं। तो जनता का बैंक किसको कहा जाएगा, व्यापारिक बैंकों को कहा जाता है। अगला है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं,
ठीक है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और उस राशि को एकत्रित करके ऋण देने का कार्य करते हैं, और जब जमाओं के माध्यम से वो ऋण देते हैं तो अर्थव्यवस्था में वो साख का निर्माण करते हैं। तो ये सभी एक तरह से क्या है, प्राथमिक कार्य होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं। ठीक है, व्यापारिक बैंक कौन कौन सी जमाएं स्वीकार करते हैं, बचत खाता होता है जिसमें बचत जमाएं हो सकती हैं, फिक्स डिपॉजिट हो सकती हैं, सावधि जमा हो सकती हैं, चालू खाते के द्वारा चालू जमा भी हो सकती हैं। ऑप्शन डी। अगला है, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं, नकद साख देते हैं, अधिविकर्ष की सुविधा देते हैं, ऋण एवं अग्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, व्यापारिक बैंकों के जो द्वारा ऋण दिया जाता है वो सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी। अगला है, निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणाएं हैं, जब हम मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं, M1, M2, M3 और M4, तो जब हम M1 की बात करते हैं तो M1 में क्या क्या जुड़ा होता है, करेंसी और मांग जमाएं। तो कर और इसके साथ साथ में जो अदर डिपॉजिट्स होती हैं, अन्य जमाएं, उसको भी हम सम्मिलित करते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक, क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 1/CRR, 1 नकद कोष। माना कि किसी अर्थव्यवस्था में नकद कोष कितना है, 10% है, तो साख गुणक कितना होगा, 1/10%। ठीक है, और 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। मतलब जब 10% CRR होगा तो साख गुणक कितना होगा, 10 होगा। मतलब जितनी जमाएं होगी उसका 10 गुना एक तरह से साख का निर्माण होगा अर्थव्यवस्था में। अगर साख गुणक CRR माना कि 20% है तो साख गुणक कितना हो जाएगा, 1/20%। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। ये आपका हो जाएगा 100/20 इक्वल टू 5। इसका मतलब जब अर्थव्यवस्था में नकद कोष कितना है, 20% है, तो नकद कोष 20% होने पर साख गुणक कितना है, 5। मतलब जितनी जमाएं होगी उससे साख का निर्माण कितना होगा, 5 गुना होगा। अगर 1000 रुपए जमा होते हैं अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग प्रणाली में, तो साख का निर्माण कितना होगा, 1000 इंटू 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5000। और फिर अंतिम आज का जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या इनमें से कोई नहीं।